मीटिंग रूम में एक साधारण सी दुर्घटना से जो शुरू हुआ वह एक ऐसी खामोशी में बदल गया जिसे नजरअंदाजा करना बहुत शोर भरा था। क्योंकि जब एक निर्मम सीईओ ने एक कर्मचारी की आंख के नीचे चोट का निशान देखा और हस्तक्षेप करने का फैसला किया, तो यह कहानी सिर्फ एक व्यावसायिक मामला नहीं रह गई। कुछ पुरुष पीछे हटना नहीं जानते जब वे सुरक्षा करने का फैसला करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं कि यह कैसे खत्म होगा, तो आगे पढ़ें। कुछ अंत अनुमान लगाने के लिए नहीं होते, बल्कि चौंकाने के लिए होते हैं। यहाँ एक और मूल और मनोरंजक कहानी शुरू होती है। आप प्यार के पैटर्न चैनल पर हैं, जहां शक्ति रोमांस के चेहरे को चूमती है। आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों में लिखें कि आप यह कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। और मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि प्यार उन रास्तों के चौराहे पर जन्म ले सकता है जो कभी नहीं मिलने चाहिए थे? मुंबई की क्षितिज पर मीटिंग रूम की खिड़कियों से पतली लगातार बारिश टकरा रही थी, जिससे रोशनी और कंक्रीट का एक धुंधला धब्बा बन गया था। अंदर की हवा भारी और घनी थी। लंबी कांच की मेज के सिर पर विक्रम सिंह राठौड़ सुन रहे थे। उनकी आंखें शब्दों से परे देख रही थीं। वे निर्देशकों के चेहरों पर सरक रही थीं, महत्वाकांक्षाओं के भार और तनावपूर्ण मुद्राओं में छिपी घबराहट को तौल रही थीं। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खामोशी को पढ़ना सीख लिया था। ठीक ऐसे ही एक ठहराव में, एक प्रस्तुति के अंत और दूसरी की शुरुआत के बीच, उनके हावभाव ने गतिहीनता को तोड़ दिया। कप की ओर बढ़ती हाथ एक पल के लिए कांप गया। काली गरम कॉफी छलक गई। ठंडे कांच पर एक जीवंत दागड़ बन गया। आवाज बहुत तेज लग रही थी। एक छोटी सी संयोग, लेकिन उनकी उपस्थिति में इसने एक रणनीतिक गलती का वजन ले लिया। कोई नहीं हिला। विक्रम ने हालांकि कोई झुंझलाहट नहीं दिखाई, बस इंटरकॉम का बटन दबाया और उनकी आवाज धीमी और तीखी निकली। सफाईकर्मी को तुरंत बुलाओ। यह कोई अनुरोध नहीं था, यह एक आदेश था जिसमें देरी की गुंजाइश नहीं थी। दरवाजा कुछ सेकंड बाद खुला। एक आकृति अंदर आई जो अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगती हुई लग रही थी। प्रिया शर्मा उस सावधानी से अंदर आईं जैसे कोई अपनी ही गूंज से डरता है। उनके कंधे हल्के से झुके हुए थे, अदृश्यता की एक सीखी हुई मुद्रा। क्षमा करें, मैं वादा करती हूं कि यह जल्दी होगा। उनकी आवाज जमीन की ओर फुसफुसाहट थी जब वे हाथ में कपड़े के साथ पास आईं। मीटिंग जारी रहनी थी। आवाजों को फिर से कमरे को भरना था, लेकिन विक्रम की नजर, जो पहले संख्याओं पर टिकी थी, हट गई और उन पर ठहर गई। फिर वह नहीं हटी। वह देख रहे थे कि वे दागड़ कैसे साफ कर रही थीं। उनकी हरकतें अब कुशल या नियंत्रित नहीं थीं। फिर स्वचालित रूप से उन्होंने अपने चेहरे से बालों का एक गुच्छा हटाया। बहुत देर हो चुकी थी। मेकअप की परत, चाहे कितनी भी घनी क्यों न हो, उनकी आंख के चारों ओर फैले बैंगनी निशान को छिपा नहीं सकती थी। यह कोई छाया नहीं थी, यह दर्द था। कमरे में हवा का तापमान बदल गया। विक्रम ने मेज पर चमड़े का फोल्डर बंद कर दिया। हल्की आवाज एक सजा की तरह गूंज उठी। आज के लिए इतना ही। भ्रम तत्काल था। निर्देशकों में से एक, अधिक साहसी या अधिक मूर्ख, आपत्ति करने की हिम्मत की। राठौर साहब, हमने अभी तक बैलेंस शीट पूरी नहीं की है। विक्रम ने उन्हें जो नजर डाली वह काफी थी। शब्द मर गए। कुर्सियां तेजी से और खामोशी से अपनी जगह से हट गईं। इससे पहले कि आखिरी व्यक्ति दरवाजे तक पहुंच पाता, उनकी आवाज फिर से गूंज उठी, बर्फ के ब्लेड की तरह। अब सब बाहर निकल जाओ। इस बार कोई संदेह नहीं था। दरवाजा बंद हो गया और जो खामोशी बची वह स्पष्ट थी, एक वादे की तरह भारी। विक्रम की नजर प्रिया से मिली, जो हाथ में कपड़े के साथ थी। सिर्फ तुम। वह पीली पड़ गई। उनका दिल, जो पहले नियमित रूप से धड़कता था, अब पिंजरे में बंद पक्षी की तरह उनकी पसलियों से टकरा रहा था। मैंने कुछ गलत किया है, कुछ भयानक। निश्चितता उन्हें घेर गई। साहब, मैं, उनके कानों में गूंज रहा था। सवाल कांपते हुए निकला, लगभग अनसुना। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उन्हें एक पल के लिए देखा, जो उनके लिए एक पूरी जिंदगी जैसा लगा। उनकी गहरी आंखें वह कहानी पढ़ रही थीं जिसे वे इतनी कोशिश से छिपा रही थीं। फिर वे उठ खड़े हुए। हर हरकत धीमी और जानबूझकर थी। वे पास आए। प्रिया को पीछे हटने की इच्छा हुई, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपके हुए लग रहे थे। एक नाजुकता के साथ, जो हवा में तनाव के बिल्कुल विपरीत थी, उन्होंने अपना हाथ उठाया और उनकी आंख के पास क्षतिग्रस्त त्वचा को छुआ। उनकी आवाज एक खतरनाक फुसफुसाहट की तरह गूंज उठी। यह किसने किया? दुनिया। मैं गिर गई। उन्होंने झूठ बोला। उनकी आवाज बहुत जल्दी थी। उंगलियों ने गीले कपड़े को और कसकर पकड़ लिया। उनकी नजर नहीं हिली। अभिव्यक्ति वही रही, अभेद्य और तनावपूर्ण। मैं अमीर पैदा नहीं हुआ था, प्रिया। मैं गलियों में पला बढ़ा हूं।
मैं जानता हूं कि चोट कैसी दिखती है जब मैं उसे देखता हूं। हर शब्द पत्थर की तरह गिर रहा था। यह, उन्होंने अपनी उंगली हल्के से चोट पर फेरा। एक मुक्का है। आखिरी दीवार ढह गई। जो आंसू उन्होंने कई दिनों से निगले थे, वे खामोश और अपमानजनक रूप से फूट पड़े। विक्रम ने उन्हें एक पल और देखा, फिर मुड़े। लगभग डरावनी शांति के साथ एक गिलास पानी डाला और उन्हें बढ़ा दिया। उनकी कहानी पानी के घूंटों और रुके हुए सिसकियों के बीच टुकड़ों में निकली। वह उसका बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप जिसे उसने स्वीकार नहीं किया, खामोश उत्पीड़न। पिछली रात विक्रम ने सब सुना। उनकी जबड़ा कस गया। उनकी आंखों में गुस्सा एक अंधेरे तूफान की तरह बढ़ गया। जब उन्होंने खत्म किया तो उन्होंने अपने हाथ मेज पर रखे। उनकी आवाज मजबूत थी। अगर वह फिर से आपके पास आता है तो मुझे रिपोर्ट करें, और अगर आपको वकील या सुरक्षा की जरूरत है तो कंपनी का कानूनी विभाग आपके लिए उपलब्ध है। यह शिष्टाचार नहीं था, यह एक आदेश था। जब प्रिया अंततः इमारत से निकली तो रात ने शहर को निगल लिया था। बारिश बंद हो गई थी, लेकिन हवा अभी भी नम और भारी थी। उन्होंने गहरी सांस ली, अपने दिल को शांत करने की कोशिश की। एक छाया उनके बगल में प्रकट हुई। हमें बात करनी है। उनका शरीर जम गया। बहुत देर हो चुकी थी। जिस हाथ को वे इतनी अच्छी तरह जानती थीं, उसने उनकी बांह पकड़ ली। मुझे छोड़ दो। लेकिन इससे पहले कि डर उन्हें पूरी तरह से लकवा मार देता, कहीं से एक और मजबूत और तेज हाथ आया। विक्रम सिंह राठौर ने एक ठंडी और सटीक तकनीक के साथ हमलावर की बांह मरोड़ दी, जिससे वह उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो गया। यह खत्म हो गया। विक्रम की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक जानलेवा अधिकार था। उन्होंने प्रिया की ओर देखा भी नहीं जब उन्होंने आदेश दिया, पुलिस को बुलाओ। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उनके हाथ फोन की स्क्रीन पर कांप रहे थे। पुलिस गश्ती दल आया। जब पूर्व प्रेमी को हथकड़ी लगाई जा रही थी, विक्रम पहले से ही फोन पर शांत और निर्दयी आवाज में बात कर रहे थे। वकीलों के साथ समन्वय कर रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि इस बार व्यवस्था विफल न हो। उन्होंने फोन रखा और उनकी नजर जाती हुई पुलिस कार का पीछा करती रही। मैंने ऐसे पुरुषों को बहुत जल्दी निकलते देखा है, उन्होंने एक पल के लिए रुककर कहा। इसलिए बार नहीं। पुलिस स्टेशन में वे उनके बगल में एक खामोश ताकत के स्तंभ की तरह थे। जब सब खत्म हुआ, सुबह होते होते वे उन्हें उनकी कार तक ले गए और दरवाजा खोला। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। यह कोई निमंत्रण नहीं था, यह उस अध्याय का समापन था। और प्रिया ने बहुत समय बाद पहली बार महसूस किया कि वे अंततः सांस ले सकती हैं। शानदार कार मुंबई की सोई हुई सड़कों पर खामोशी और चमड़े के एक खोल में सरक रही थी, जो उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर रहा था। प्रिया ने अपनी हथेलियों को अपनी गोद में कसकर रखा था। उनके पोर सफेद पड़ गए थे। वे अभी भी उस टकराव, पुलिस स्टेशन और उस अप्रत्याशित सुरक्षा के बचे हुए कंपन को महसूस कर रही थीं। उनके बगल में विक्रम आर्थिक, लगभग हिप्नोटिक आंदोलनों के साथ गाड़ी चला रहे थे। उनकी आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति ने गाड़ी के हर इंच को भर दिया था। खामोशी भारी नहीं थी, यह अनकहे सवालों से भरी थी। यह जिज्ञासा थी, थकान से ज्यादा मजबूत, जिसने उन्हें मंत्र तोड़ने पर मजबूर किया। राठौर साहब, उनकी आवाज सतर्क लग रही थी, हवा को परखते हुए। आपने यह कैसे किया? उन्होंने अपनी नजर नीचे भागती डामर से नहीं हटाई। ठीक क्या, बाहर उनके साथ। यह इतनी जल्दी हुआ। उन्होंने शब्दों की तलाश में एक गहरी सांस ली। एक पल के लिए अडिग सीईओ का मुखौटा टूट गया और कुछ पुराना, कुछ कठोर दिखाई दिया। मैं डेस्क के पीछे पैदा नहीं हुआ था प्रिया। उनकी आवाज नीची निकली, न गर्व से न नाटकीयता से, बस तथ्यों का एक बयान था। मैं ऐसी जगह पला बढ़ा हूं जहां या तो आप अपनी रक्षा करना सीखते हैं या आप अवकाश के दौरान मनोरंजन बन जाते हैं। एक छोटा ठहराव, लेकिन अर्थ से भरा। फिर एक सूखी व्यंग्य उनके लहजे में घुल गया। मुझे कभी भी तमाशे का शौक नहीं था। जो खामोशी आई वह अलग थी, हल्की। प्रिया ने महसूस किया कि उनके अंदर कुछ ढीला हो रहा है, तनाव की एक गांठ जिसके अस्तित्व का उन्हें संदेह भी नहीं था। अनजाने में उनके होंठों के कोने एक हल्की मुस्कान में उठे, जो गाड़ी की धुंधली रोशनी में खो गई। उस पल वह केवल सर्वशक्तिमान बॉस नहीं रहे, वह एक अतीत वाले व्यक्ति बन गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उनकी तरह दुनिया को उन्हें निगलने से रोकने के लिए संघर्ष किया था। कार धीमी हो गई और उस मामूली इमारत के सामने रुक गई जहां वे रहती थीं। इंजन अभी भी धीरे धीरे गड़गड़ा रहा था, सोई हुई सड़क की खामोशी को तोड़ रहा था। एक पल के लिए दोनों में से कोई नहीं हिला। हम पहुंच गए हैं। विक्रम की आवाज नीची थी, मंत्र तोड़ते हुए। प्रिया अंततः उनकी ओर मुड़ी। अंधेरे में
उनका चेहरा और भी ज्यादा तराशा हुआ लग रहा था। धुंधली रोशनी से कठोर रेखाएं नरम पड़ गई थीं। शब्द उनके गले में अटक गए, बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। धन्यवाद। यह एक अविश्वसनीय पैमाने के कार्य के लिए बहुत छोटा, बहुत घिसा ये पिटा लग रहा था। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मैं नहीं जानती, उन्होंने अभी भी कमजोर आवाज में कहा। विक्रम ने एक पल और सड़क की ओर देखा, जैसे अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहे हों। फिर वे मुड़े और सीधे उनकी आंखों में देखा। उनकी नजर सीधी थी, बिना किसी चाल के। आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, प्रिया। किसी भी महिला को इससे नहीं गुजरना चाहिए, और कोई भी सच्चा पुरुष इसे देखकर कुछ न करे। यह ठीक नहीं। जवाब की सादगी ने उन्हें निहत्था कर दिया। उनकी आवाज में कोई वीरता नहीं थी, बस सम्मान का एक कोड जो उनके लिए उनके आंखों के रंग जितना ही स्वाभाविक था। उन्होंने खुद को मुक्तिदाता नहीं माना, उन्होंने बस सही काम किया था। लेकिन आपको इस तरह से हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी। पुलिस अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। उन्होंने स्टील के लहजे में उन्हें रोका। मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग मेरी कंपनी पर निर्भर करते हैं वे सुरक्षित हों, और इसमें प्रिया आप भी शामिल हैं, इन दीवारों के अंदर या बाहर। उन्होंने महसूस किया कि आंसू फिर से उमड़ रहे थे, लेकिन इस बार किसी और कारण से। कृतज्ञता जैसी कुछ, लेकिन गहरी, अधिक अवशोषक। उन्होंने सिर हिलाया, जवाब नहीं दे पा रही थी। विक्रम ने इसे समझा। उनकी नजर एक पल के लिए नरम पड़ गई। जाओ आराम करो, तुम अब अकेली नहीं हो। मेरे वकील अब से सब कुछ संभालेंगे। वे औपचारिकताओं के लिए कल आपसे संपर्क करेंगे। वे अब आपके पास नहीं आएंगे, यह एक वादा है। उनके होंठों पर वादा शब्द उम्मीद की तरह नहीं, बल्कि एक सिद्ध तथ्य की तरह लग रहा था। प्रिया ने कार का दरवाजा खोला और भोर से पहले की ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। बाहर निकलने से पहले वे आखिरी बार मुड़ी। शुभ रात्रि राठौर साहब, और वास्तव में धन्यवाद। उन्होंने संक्षिप्त और निर्णायक रूप से सिर हिलाया। वे बाहर निकलीं और जैसे ही वे इमारत के दरवाजे की ओर बढ़ीं, उन्होंने सुना कि कार वहीं खड़ी थी। इंजन अभी भी चालू था। वे उन्हें सुरक्षित अंदर जाते हुए देखने के बाद ही गए। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और प्रतीक्षा के उस छोटे से हावभाव में प्रिया ने समझा कि उनके जीवन में कुछ मौलिक हमेशा के लिए बदल गया था। अकेलापन, उनका सबसे पुराना और वफादार साथी, अभी अभी अपदस्थ हो गया था। अगले दिन एक अजीब सामान्यता लेकर आए। सुरक्षा आदेश कानूनी दीवार थी। असली दीवार वह अनकहा ज्ञान था जो कंपनी में फैल गया था। प्रिया शर्मा विक्रम सिंह राठौर की सुरक्षा में थीं। उत्सुक नजरें जारी रहीं, लेकिन अब वे सम्मान और स्वस्थ भय की एक खुराक से रंगी हुई थीं। वे अपना काम करती रहीं। कपड़ा गलियारों के फर्श पर सरकता रहा। उनकी हरकतें अभी भी अदृश्यता वाली थीं। देर हो चुकी थी और प्रशासनिक फर्श दिन के अंत की हड़बड़ी से भरा हुआ था जब उन्होंने वह सुना। यह रिपोर्ट मेल नहीं खाती। एक महंगे सूट में एक महिला शिकायत कर रही थी। आवाज बहुत तेज, चिड़चिड़ी थी। अनुमानित खर्च पिछली तिमाही से मेल नहीं खाते। मुझ पर गाज गिरेगी। बगल की सहकर्मी ने कंधे उचका दिए। तो अनुमान को समायोजित करो, इसे मेल खाने लायक बनाओ, कोई जांच नहीं करेगा। प्रिया जम गई। उनका शरीर मेज से कुछ मीटर दूर रुक गया। उनकी आंखें लगभग सहज रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर संख्याओं पर घूमी और उनके अंदर कुछ, जिस प्रशासन की छात्रा को उन्होंने सुप्त छोड़ दिया था, वह जाग गई। इससे पहले कि सामान्य ज्ञान चिल्लाता चुप रहो और अदृश्य रहो, शब्द निकल गए। क्षमा करें। आवाज धीमी निकली, लेकिन बातचीत को बाधित करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट थी। लेकिन गलती अनुमान में नहीं है। खामोशी पत्थर की तरह गिरी। सभी सिर उनकी ओर मुड़ गए। नजरें आश्चर्य से अविश्वास में बदल गईं। पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया ने घबराहट में निगला। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। बात यह है कि आप मौसमी तिमाही से तुलना कर रहे हैं, जहां हमेशा बिक्री में वृद्धि होती है। वास्तविक आधार प्राप्त करने के लिए इसे वार्षिक औसत में समायोजित करना अधिक सही होगा। अन्यथा हमेशा ऐसा लगेगा कि पैसे कम हैं। जो खामोशी आई वह भारी, शत्रुतापूर्ण थी। वित्त विभाग की महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ी। उनके होंठों पर एक अवमानना भरी मुस्कान बन गई। माफ करना, और आप कौन हैं मुझे यह बताने वाली कि मुझे अपना काम कैसे करना है? लहजा तीखा था, अपमानित करने के लिए बनाया गया था। आप सिर्फ सफाई कर्मी हैं। उनकी नजर प्रिया की वर्दी पर ऊपर से नीचे तक घूमी, मूल्यांकन करते हुए। आपका काम फर्श साफ करना है, उन तालिकाओं में हस्तक्षेप करना नहीं है जिन्हें आप स्पष्ट रूप से नहीं समझती। अपनी बाल्टी पर वापस जाओ। प्रिया का चेहरा अपमान से जल उठा।
यह एक थप्पड़ की तरह था। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लीं। मदद करने का आवेग कड़वे पछतावे में बदल गया। क्षमा करें, मैं नहीं चाहती थी। एक महिला ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया, पहले से ही स्क्रीन की ओर मुड़ते हुए और उन्हें एक कीड़े की तरह खारिज करते हुए। तो ऐसा मत करो। तभी एक और आवाज गलियारे में गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जिसे प्रिया अच्छी तरह जानती थीं, धीमी, संयमित और भयानक रूप से खतरनाक। वह सही कह रही है। हवा का तापमान तुरंत बदल गया। पूरा विभाग जम गया। विक्रम सिंह राठौर कुछ ही कदम दूर थे। उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से अपठनीय थी, जिससे वह और भी भयावह लग रहे थे। वे धीरे धीरे पास आए। पॉलिश किए गए फर्श पर उनके महंगे जूतों की आवाज घातक खामोशी में गूंज रही थी। उनकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमी और फिर सूट वाली कर्मचारी पर वापस लौट आई। वार्षिक औसत को समायोजित करें, उन्होंने कहा, अन्यथा रिपोर्ट गलत रहेगी और अगली बार जब मैं आपको इस कंपनी के किसी भी कर्मचारी से उस लहजे में बात करते हुए सुनूंगा तो आपको एक नई नौकरी तलाशनी पड़ेगी। क्या मैंने स्पष्ट रूप से कहा है? किसी ने आपत्ति नहीं की। किसी ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। महिला स्पष्ट रूप से पत्थर की तरह रह गई। उनका चेहरा कुछ ही सेकंड में अवमानना से घबराहट में बदल गया। हाँ राठौर साहब, क्षमा करें साहब। खामोशी एक लहर की तरह फैल गई। फिर विक्रम की नजर प्रिया पर गई, लेकिन अब वह अलग थी, अधिक सीधी, अधिक चौकस। आपको कैसे पता चला? उनका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन किसी और कारण से। मैंने प्रशासन की पढ़ाई की थी। उन्होंने एक छोटा ठहराव लिया जिसमें कई साल समाये हुए लग रहे थे। मैं अंतिम वर्ष में थी, लेकिन मुझे 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा। उनका जबड़ा मुश्किल से हिलने लगा। भुगतान करना मुश्किल हो गया था। जवाब नाटकीयता से रहित था, लेकिन शीशे की तरह भारी था। विक्रम की आंखों में कुछ गहरा गया, गुस्से से नहीं बल्कि गणना से। वे कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। निर्णय वहीं सबके सामने ले लिया गया। जब उन्होंने बात की तो वह उसी शांत लहजे में था जो हमेशा भूगर्भीय परिवर्तनों से पहले आता था। जब आपकी पाली खत्म हो जाए तो मेरे दफ्तर में आ जाना। सबकी सांसें अंदर ही अटक गईं। हाँ साहब। वे पहले ही जाने के लिए मुड़ रहे थे जब उन्होंने आधे रास्ते में रुककर कहा, और प्रिया। उन्होंने डरी हुई आंखें उठाईं। अच्छा काम किया। यह किसी भी डांट से भी बदतर था, क्योंकि वह पहचान, वह साधारण वाक्य कुछ ऐसा था जिसके लिए उनका दिल बिल्कुल तैयार नहीं था। प्रिया का बाकी कामकाजी दिन बुखार की तरह बीत गया। हर गलियारा जो वे साफ करती थीं, हर सतह जो वे पॉलिश करती थीं, अवास्तविक हो गईं। उनके शब्द उनके सिर में 2 चेहरे वाले मंत्र की तरह गूंज रहे थे, एक वादा और उम्मीद का, दूसरा आतंक का। मेरे दफ्तर में आओ। अच्छा काम किया। उनके हाथों में कपड़ा भारी लग रहा था, एक ऐसे जीवन का प्रतीक जिसे वे शायद पीछे छोड़ने वाली थीं, या उन्हें बस निजी तौर पर निकाल दिया जाएगा। सहकर्मियों की नजरों से दूर जिन्होंने उनकी हिम्मत के गवाह थे। अनिश्चितता एक धीमी यातना थी, हर मिनट खिंच रहा था। दीवार पर लगी घड़ियां उनका मजाक उड़ा रही थीं, क्रूर धीमी गति से सुइयों को हिला रही थीं। वे उन कमरों को साफ कर रही थीं जो पहले से ही साफ थे। वे उन सामग्रियों को व्यवस्थित कर रही थीं जिन्हें व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं थी, केवल अपरिहार्य को टालने के लिए। जब अंततः उनकी पाली खत्म हुई और इमारत ने निचले फर्शों पर एक एक करके लाइटें बुझानी शुरू कर दीं, खामोशी उतरती गई, तो यह उनकी सजा का पूर्वाभास था। गले में धड़कते दिल के साथ उन्होंने अपनी सफाई की गाड़ी को रखा और लिफ्ट की ओर बढ़ीं। ऊपर की मंजिल तक का रास्ता फांसी के तख्ते पर चढ़ने जैसा था। दरवाजे एक कालीन बिछे हुए शांत गलियारे में खुले, जहां हवा भी महंगी लग रही थी। उनके दफ्तर का दरवाजा थोड़ा खुला था और जमीन पर रोशनी की एक पट्टी पड़ रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों से दस्तक दी, जिससे मुश्किल से कोई आवाज निकली। अंदर आओ। उनकी आवाज अंदर से आई, शांत और मजबूत। प्रिया ने दरवाजा धक्का दिया और शक्ति के गर्भगृह में प्रवेश किया। दफ्तर बहुत बड़ा था। पीछे की दीवार पूरी तरह से कांच की मुंबई को रोशनी से सजे काले हीरों के कालीन की तरह पेश कर रही थी। सजावट न्यूनतम, सुरुचिपूर्ण, ठंडी थी। विक्रम अपनी डेस्क के पीछे बैठे थे। अब काम नहीं कर रहे थे, बस उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी नजर उनके साथ थी। जब वे आगंतुक की कुर्सी तक कई किलोमीटर लंबी दूरी तय करके आईं। बैठो प्रिया। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। चमड़े की कुर्सी के किनारे पर बैठ गईं, अपने हाथ अपनी गोद में कसकर रखे ताकि कंपन को छिपा सकें। वे एक अजीब चीज की तरह महसूस कर रही थीं। चीलों के घोंसले में एक गौरैया। विक्रम ने कोई भूमिका नहीं बांधी, वे कभी नहीं करते थे। वे थोड़ा आगे झुके, उनके हाथ बेदाग डेस्क पर थे।
उनकी नज़र लगभग शारीरिक थी। मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज़ पूर्ण खामोशी में गूंज उठी और मेरे पास किसी को बिल्कुल जीरो से प्रशिक्षित करने, कॉरपोरेट संस्कृति समझाने या मेरी ज़रूरतों का अनुमान लगाने के लिए न तो समय है और न ही धैर्य। प्रिया का दिल डूब गया। यह तो हस्तक्षेप करने के लिए निकाले जाने की प्रस्तावना है, लेकिन उन्होंने जारी रखा। आप बिल्कुल जीरो से नहीं हैं। आप यहां 3 साल से हैं। आप देखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं कि सब कुछ कैसे काम करता है, और जैसा कि आपने आज दिखाया, आपके पास एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जिसे बर्बाद करना अपराध है। उन्होंने एक ठहराव लिया जिससे शब्द अंदर समा सकें। कल से, प्रिया, आपकी सफाई की स्थिति समाप्त हो जाती है। मैंने एक नई रिक्ति खोली है। मेरी पर्सनल असिस्टेंट। काम में मेरा एजेंडा व्यवस्थित करना, रिपोर्ट तैयार करना, बैठकों में भाग लेना और मूल रूप से मेरा दाहिना हाथ बनना शामिल है। वेतन अब जो आपको मिलता है उसका 3 गुना है, और पद में आपकी प्रशासन की पढ़ाई को रात की पाली में पूरा करने के लिए एक पूरी छात्रवृत्ति भी शामिल है। निर्णय आपका है। दुनिया एयर कंडीशनर की आवाज शहर की दूर की गुनगुनाहट बन गई। सब कुछ गायब हो गया। प्रिया उन्हें देख रही थी। उनका चेहरा गंभीर, आंखें जो दया नहीं बल्कि अवसर प्रदान कर रही थीं। एक दरवाजा जिसका अस्तित्व उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, खुल रहा था। एक दरवाजा उस जीवन की ओर जिसे उन्होंने अपने सबसे अंतरंग सपनों में दफन कर दिया था। शब्द बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, सदमे और कृतज्ञता की गांठ में फंसे हुए थे। मुझे नहीं पता क्या कहूं। हाँ कहो। उनकी आवाज तटस्थ रही, लेकिन उनकी आंखों में एक चुनौती चमक उठी। आंसू उनकी आंखों में उमड़ पड़े, लेकिन दुख के नहीं। वे इतनी गहरी राहत के आंसू थे कि दर्द हो रहा था। हाँ, उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में फुसफुसाया। हाँ साहब, मैं स्वीकार करती हूं। मुश्किल से दिखने वाली लेकिन निर्णायक एक मुस्कान ने अंततः विक्रम के होंठों के कोने को छुआ। उत्कृष्ट। कल सुबह 8 बजे यहां रहें। मानव संसाधन निदेशक आपसे औपचारिक अनुबंध के विवरण और विश्वविद्यालय शुल्क की छूट के लिए संपर्क करेंगे। इस तरह बिना किसी अनावश्यक समारोह के प्रिया का जीवन फिर से लिखा गया। अगले दिन जब वे अपने सामान्य यूनिफॉर्म की बजाय एक साधारण स्कर्ट और ब्लाउज में, जिसे उन्होंने पिछली रात जल्दी जल्दी खरीदा था, कंपनी के दरवाजे से गुजरीं, तो प्रभाव तत्काल था। नजरें फोकस की तरह उनका पीछा करती रहीं। कानाफूसी कोनों में खरपतवार की तरह बढ़ गई। वह महिला जो पहले अदृश्य थी, अब सभी की नजरों का केंद्र थी। उनकी तेजी से पदोन्नति की खबर आग की तरह फैल गई। कई संस्करण थे और कोई भी परोपकारी नहीं था। देखा, सफाईकर्मी बॉस की सहायक बन गई। अगर आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है, तो उसने बहुत अच्छा काम किया होगा। वह सचमुच ऊपर चढ़ गई। कितनी बार एक महिला की सफलता पर संदेह किया जाता है और उसे उसकी अपनी क्षमता के अलावा किसी और चीज से जोड़ा जाता है। प्रिया ने अपनी पीठ में चुभन महसूस की। झूठी मुस्कानों में छिपा जहर। वही महिला जिसने उन्हें एक दिन पहले अपमानित किया था, अब नीची आंखों से उनके पास से गुजरी। डर ने तिरस्कार की जगह ले ली थी। यह बहुत कुछ था, शायद पहले से भी ज्यादा तीखा अकेलापन, लेकिन उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया। उस नए जीवन का वादा दूसरों के फैसले से ज्यादा मजबूत था। उनका पहला दिन जानकारी का एक बवंडर था। विक्रम निर्मम थे लेकिन निष्पक्ष थे। उन्होंने उन्हें तूफान के केंद्र में फेंक दिया, उम्मीद की कि वे तैरेंगी, और वे तैरीं। उन्होंने सब कुछ नोट किया। उन्होंने हर संकेत को आत्मसात किया। उनका दिमाग, जो पहले दिनचर्या से सुप्त था, अब तीव्र और प्यासी गतिविधि से भरा हुआ था। उन्होंने छोटी मोटी गलतियां की, लेकिन उनकी तेजी से सीखने और अनुकूलन करने की क्षमता स्पष्ट थी। उन्होंने उनकी प्रशंसा नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में एक खामोश स्वीकृति थी जो किसी भी शब्द से ज्यादा मूल्यवान थी। काम का दिन सामान्य घंटों से काफी आगे तक चला। जब प्रिया ने अंततः अपनी चीजें उठाईं, तो फर्श पहले ही सुनसान हो चुका था। थकान बहुत ज्यादा थी, लेकिन यह एक अच्छी थकान थी। उन मांसपेशियों की थकान जो लंबे समय से काम नहीं कर रही थी। वे इमारत के निकास द्वार तक उतरीं। मानसिक रूप से पहले ही उस भीड़ भाड़ वाली बस में थीं जो उन्हें लेनी थी। वे फुटपाथ पर हरी बत्ती का इंतजार कर रही थीं। तभी एक सुरुचिपूर्ण काली कार धीरे से उनके बगल में रुकी। काला शीशा नीचे हुआ। यह विक्रम थे। अंदर आओ। वे हैरान होकर पलके झपकाईं। आपका घर मेरे रास्ते में पड़ता है, उन्होंने कहा, और यह वाक्य एक तथ्य का बयान लग रहा था, निमंत्रण नहीं। इस समय सार्वजनिक परिवहन का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वे केवल आधा सेकंड झिझकीं। पुरानी विनम्रता नई वास्तविकता से लड़ी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती।
उनकी नजर संक्षिप्त, दृढ़ थी, चर्चा को समाप्त करती हुई। कोई परेशानी नहीं है, अंदर आओ प्रिया। वे अंदर बैठी। कार के अंदर की खामोशी घनी थी, पेशेवर। पूरे रास्ते दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने उन्हें उनकी इमारत के सामने छोड़ा और चले गए। लेकिन वह पहली यात्रा जो व्यावहारिकता से जन्मी थी, दूसरी, फिर तीसरी में बदल गई। बहुत जल्द यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। वे देर तक काम करते थे और अंत में वे उनका इंतजार करते थे। कार के अंदर का शांत स्थान धीरे धीरे बदलने लगा। यह बॉस और अधीनस्थ के बीच की एक असहज खामोशी से हटकर एक साझा आश्रय में बदल गया। लंबे और तनावपूर्ण दिनों के बाद आराम करने की जगह बाहर दफ्तर में कानाफूसी और दुर्भावनापूर्ण नजरें बढ़ रही थीं, लेकिन उस कार के अंदर हर रात उनके बीच की दूरी खतरनाक रूप से कम होने लगी थी। दिनचर्या आदत के बल पर स्थापित हो गई। तीव्र काम की सुबह, लगातार बैठकों के दिन और अंत में घर तक की खामोश यात्रा। विक्रम की कार एक तटस्थ क्षेत्र बन गई, एक विघटनकारी बुलबुला जो कंपनी के पदानुक्रमित दीवारों से परे मौजूद था। खामोशी जो पहले एक बाधा थी, धीरे धीरे एक कैनवास में बदलने लगी, जिस पर छोटी छोटी स्वीकारोक्तियां चित्रित की गईं। यह व्यावसायिक विषयों से शुरू हुआ। कल की मीटिंग मुश्किल होगी, तैयार रहो। जो अनुबंध आपने समीक्षा किया वह बेदाग था, लेकिन धीरे धीरे बातचीत पेशेवर एजेंडे से हट गई। उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में पूछा और एक ध्यान से सुना जिसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने बदले में उनमें थकान के छोटे छोटे लक्षण देखना शुरू कर दिया। जिस तरह से वे कार में बैठते ही अपनी टाई ढीली करते थे, वह लंबी सांस जो वे सीट पर टिकते ही छोड़ते थे, ये मानवता के टुकड़े थे जिन्हें दफ्तर का कठोर व्यक्ति किसी को नहीं दिखाता था। प्रिया दबाव में फल फूल रही थीं। उनका दिमाग तेज और त्वरित, सब कुछ सोख रहा था। 1 महीने से भी कम समय में वे अब सीखने वाली नौसिखिया नहीं थीं। वे उनकी जरूरतों का अनुमान लगाती थीं, रिपोर्टों को उनके मांगने से पहले ही सुधार देती थीं और उनके एजेंडे को ऐसी दक्षता के साथ प्रबंधित करती थीं जिसे पिछली सहायक अपने प्रशासन में मास्टर्स और ऊंचे उपनामों के साथ कभी हासिल नहीं कर पाई थीं। वे संयमित, सटीक, लगभग उनके अपने विचारों का एक विस्तार थीं। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। प्रशंसा उनके शब्दकोश में नहीं थी, लेकिन उनकी नजर में सम्मान, वह पूर्ण विश्वास जिसके साथ उन्होंने उन्हें लगातार अधिक जिम्मेदार कार्य सौंपे, शब्दों से ज्यादा जोर से बोल रहा था, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी और जिसने उन्हें कई सालों में पहली बार इतना विचलित कर दिया था। वह यह था कि उन्होंने अन्य चीजें भी देखना शुरू कर दिया था, महत्वहीन, खतरनाक चीजें। उदाहरण के लिए, जैसे वे एक जटिल तालिका पर ध्यान केंद्रित करते समय अपने निचले होंठ को काटती थीं, या वह हल्की खुशबू जो हर बार उनकी स्क्रीन पर कुछ इंगित करने के लिए झुकने पर उनसे निकलती थी, एक खुशबू जो उनके जाने के बहुत बाद तक उनके दफ्तर में रहती थी। ओह, या इससे भी बदतर, जैसे शाम की रोशनी जो खिड़की से आती थी, उनके बालों के चारों ओर एक आभा बनाती थी। विक्रम सिंह राठौर, एक ऐसे व्यक्ति जो तथ्यों और ठोस आंकड़ों पर जीते थे, अब काव्यात्मक विवरणों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे थे, और यह वे जानते थे कभी भी अच्छा संकेत नहीं था। तनाव कंपनी के ब्रेक रूम में एक सामान्य दिन पर फूट पड़ा। वह स्थान सामान्य रूप से छोटे ठहराव और खोखली बातचीत की जगह अपेक्षाकृत भरा हुआ था। प्रिया चुपचाप अंदर आईं ताकि विक्रम ने जो कॉफी मांगी थी उसे तैयार कर सकें। वे अपनी सामान्य संयमित कृपा के साथ घूमती रहीं, लेकिन अब वे अपनी नजर से अनुमति नहीं मांग रही थीं। उनके व्यवहार में एक नई सुरक्षा आ गई थी, और ठीक यही सुरक्षा उन्हें देखने वालों में से कुछ को जहर लग रही थी। देखो वह कैसे बदल गई है। आवाज़ में कड़वा व्यंग्य भरा था। यह वही महिला थी जो प्रशासनिक विभाग से थी, वही जिसने प्रिया को एक उदारता के आवेग में जो अब भोलापन लग रहा था, मदद करने की कोशिश की थी। प्रिया ने मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कप निकालना जारी रखा। उनका दिल थोड़ा और तेजी से धड़कने लगा। मजेदार, महिला ने जारी रखा, इतनी ऊंची आवाज में कि सब सुन सकें। अपनी बाहों को मोड़कर काउंटर पर झुकी हुई थी। 3 साल फर्श साफ कर रही थी और अचानक रातों रात बॉस की दाहिनी हाथ बन गई। उसके पास बहुत अच्छी तरह से छिपी प्रतिभाएं होनी चाहिए। दबी हुई हंसी सुनाई दी। हवा भारी हो गई। प्रिया का चेहरा अपमान से जल उठा। उन्होंने गहरी सांस ली, कॉफी के कपों वाली ट्रे ली और मुड़ी वहां से जाने के लिए तैयार थीं। अनादर को नजरअंदाज करें, वह महिला बने जो टूटती नहीं। लेकिन महिला के शब्द उनके पीछे आए। अगर मुझे पता होता कि इस तरह पदोन्नति और पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलती है तो मैंने बहुत पहले अपनी सेवाएं दे दी होती, खासकर ऐसे बॉस के साथ। संकेत इतना अश्लील,
इतना स्पष्ट था कि प्रिया अब उसे नजरअंदाज नहीं कर सकीं। वे रुक गईं और मुड़ी। उनकी आंखों में एक ठंडी आग चमक उठी जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया। मेरा पद मेरी क्षमता का फल है, आपका नहीं। प्रिया की आवाज दृढ़ निकली, हर शब्द स्पष्ट और तीखा। अगर आप अपना ज्यादा समय काम करने में और दूसरों की जिंदगी में कम बिताती तो शायद आपको इस बात की चिंता नहीं होती कि दूसरे अपनी पदोन्नति कैसे पाते हैं। महिला ने अपना मुंह खोला। उनका चेहरा अप्रत्याशित जवाब से गुस्से से लाल हो गया। वह जवाबी हमला करने के लिए तैयार थी, उन्हें और ज्यादा जहर से नष्ट करने के लिए। वाक्य पूरा नहीं हुआ। वह सही कह रही है। विक्रम की आवाज ब्रेक रूम पर बर्फ की चादर की तरह गिरी। खामोशी पूर्ण और तत्काल थी। वे दरवाजे पर थे। किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा था। वे धीरे धीरे अंदर आए। उनकी नजर हर चेहरे पर ठंडे तिरस्कार के साथ घूमती रही, इससे पहले कि वे उस कर्मचारी पर 2 ब्लेड की तरह रुके जिसने हमला शुरू किया था। यह एक कंपनी है, कोई स्कूल का मैदान नहीं है, उन्होंने खतरनाक रूप से धीमी आवाज में कहा। और मैं पेशेवरता का एक स्तर उम्मीद करता हूं जिसकी आप में स्पष्ट रूप से कमी है। आपकी टिप्पणियां न केवल अनुचित थीं, वे घटिया थीं, और मैं घटियापन बर्दाश्त नहीं करता। वे उनके पास गए और महिला उनकी नजर के भार तले सिकुड़ती हुई दिखी। इसे अपनी दूसरी और अंतिम चेतावनी समझो। अगली बार जब आप किसी सहकर्मी से अनादरपूर्ण तरीके से बात करेंगी या मुझे आपकी कोई अफवाह सुनाई देगी तो आपकी डेस्क अगले दिन खाली होगी। क्या यह स्पष्ट है? महिला केवल मोम की तरह पीली पड़कर सिर हिला सकी। विक्रम का उनमें से कोई भी हित वाष्पीकृत हो गया। वे प्रिया की ओर मुड़े, जो अभी भी ट्रे हाथों में लिए स्थिर खड़ी थीं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उनकी नजर उन पर गहरी थी, लेकिन अपठनीय थी। मेरे दफ्तर में अभी आओ। यह कोई चिल्लाहट नहीं थी, यह कोई डांट नहीं थी। यह एक शांत और निश्चित आदेश था, और यह अनंत गुना बदतर था। प्रिया ने उन्हें ब्रेक रूम से बाहर निकाला। पीछे अवाक खामोशी छोड़ दी। गलियारे में उनके पास से गुजरते हुए उन्होंने उनसे निकलने वाली ऊर्जा महसूस की। नियंत्रित क्रोध और पूर्ण शक्ति का मिश्रण। दफ्तर का दरवाजा बंद हो गया, उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर दिया। उन्होंने ट्रे को मेज पर अत्यधिक सावधानी से रखा। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उन्होंने जवाब देने के लिए, एक सीन बनाने के लिए, डांट के लिए खुद को तैयार किया। साहब, मैं माफी मांगती हूं। मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अपनी रक्षा करने के लिए माफी मत मांगो। उन्होंने उन्हें रोका। उनकी आवाज अभी भी कठोर थी, लेकिन गुस्से का उद्देश्य अब वह नहीं थी। आपने कुछ गलत नहीं किया। मेरा एक और सवाल है। वे खिड़की के पास गए, अपने हाथ अपनी जेब में डाले, नीचे शहर को देख रहे थे। क्या ऐसी चीजें आपको प्रभावित करती हैं? क्या वे आपको काम करने से रोकेंगी? ईमानदार रहो, प्रिया। उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि यह निर्णायक सवाल था। परीक्षा। मैंने इस कंपनी में 3 साल अदृश्य रहकर बिताए हैं, राठौर साहब। मैंने सीखा है कि दूसरों की राय यह तय न करने दे कि मैं कौन हूं और मैं क्या करने में सक्षम हूं। जब वे मुड़े तो उनकी नजर में कठोरता की जगह कुछ बड़ा आ गया था। सम्मान, प्रशंसा, उत्कृष्ट, उन्होंने कहा, और उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्योंकि आपको बिल्कुल वहीं होना चाहिए। उन्हें इसके साथ जीना सीखना होगा। उस दिन बाद में, जब घटना का तनाव पहले ही दूर हो चुका था, प्रिया अगले सप्ताह का एजेंडा देखने के लिए अपनी डेस्क के पास गईं। वे उनकी कुर्सी के पास झुकीं। टैबलेट स्क्रीन पर टकराव वाले समय को इंगित कर रही थी। हरकत पूरी तरह से पेशेवर थी, लेकिन निकटता नहीं थी। उनकी खुशबू फिर से उन तक पहुंची, लेकिन इस बार दिन की एड्रेनालाइन के साथ मिश्रित थी। प्रभाव और भी तेज था। वे उनसे निकलने वाली गर्मी महसूस कर सकती थीं, उनकी गर्दन की कोमल वक्रता देख सकती थीं, और एक पल के लिए उनका दिमाग खाली हो गया। टैबलेट पर शब्द बेमानी धब्बे बन गए। उनकी आवाज़ ने उन्हें वास्तविकता में वापस ला दिया। तो शायद हमें निवेशकों के साथ मीटिंग शुक्रवार को स्थानांतरित कर देनी चाहिए। आपकी क्या राय है? वे उन्हें देखने के लिए मुड़ी। उनके चेहरे कुछ सेंटीमीटर दूर थे। उनकी बड़ी और जिज्ञासु आंखें उनकी, गहरे और भेदी, एजेंडे पर नहीं बल्कि उनके होंठों पर केंद्रित थीं। समय थम सा गया। हवा घनी बिजली से भर गई। प्रिया का दिल एक धड़कन चूक गया। उस पल में उन्होंने समझा कि उनकी नजर अब बॉस की नहीं बल्कि एक पुरुष की थी। वे नहीं हिले, बस उन्हें देखते रहे। उनकी सांस उनके सीने में अटक गई। जब उन्होंने बात की तो उनकी आवाज सामान्य से थोड़ी ज्यादा भारी थी। उसे स्थानांतरित करो, प्रिया। जो जरूरी हो वह करो, क्योंकि इस पल में मेरे लिए ध्यान केंद्रित करना असंभव है। यह कोई डांट नहीं थी, यह एक स्वीकारोक्ति थी। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वे तेजी से पीछे हट गईं, लगभग संतुलन खो बैठीं। जादू टूट गया। क्षमा करें साहब,
वे बस उन्हें जाते हुए देखते रहे, अपनी तेजी से धड़कती नब्ज महसूस करते रहे। उन्हें अलग करने वाली अदृश्य रेखाएं अपनी सीमा तक खींच चुकी थीं और दोनों उस भरी हुई खामोशी में जानते थे कि यह केवल समय की बात है कि वे अंततः टूट जाएंगी। एक बार खिंच जाने वाली अदृश्य रेखाएं अपनी जगह पर वापस नहीं आती। उन अनकही स्वीकृति के दिनों के बाद विक्रम सिंह राठौर के दफ्तर में हवा घनी बिजली से भर गई थी, जिसे दोनों महसूस न करने का नाटक करते थे। वे एक दूसरे के इर्द गिर्द बढ़ी हुई जागरूकता के साथ घूमते थे। हर हाव भाव, हर शब्द, हर नजर में एक निहित अर्थ भरा था। व्यावसायिकता वह कवच था जिसे वे हर सुबह पहनते थे, लेकिन उसके नीचे त्वचा सिहर उठती थी। प्रिया लगभग उन्मादी उत्साह के साथ काम पर ध्यान केंद्रित करती थीं। तालिकाओं और रिपोर्टों का उपयोग अपने विचारों के खिलाफा एक ढाल के रूप में करती थीं। उस गहरी नजर, उस भारी आवाज की याद के खिलाफ विक्रम अपनी ओर से और भी ज्यादा मांग करने वाले और भी ज्यादा केंद्रित हो गए, जैसे कि वे बढ़ते आकर्षण को अतिरिक्त काम के बोझ तले दबा सकें। लेकिन यह व्यर्थ था। हर बार जब वे उनके दफ्तर में आती थीं तो खामोशी और घनी हो जाती थी। यह विक्रम थे जिन्होंने गतिरोध तोड़ा। जब वे जाने वाली थीं तो उन्होंने उन्हें बुलाया। प्रिया दरवाजे पर रुक गईं। उनका दिल एक धड़कन चूक गया। हाँ साहब। उन्होंने उन्हें एक पल देखा। टाई पहले ही ढीली हो चुकी थी, शर्ट का पहला बटन खुला हुआ था। वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा जीवंत थीं। आज रात हमारी विदेशी भागीदारों के साथ एक व्यावसायिक रात्रिभोज है। यह अनौपचारिक है लेकिन रणनीतिक है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आएं। प्रिया हैरान होकर पलकें झपकाईं। मैं? साहब? हाँ, मुझे एक संगठित व्यक्ति की जरूरत है। एक ऐसा व्यक्ति जो उन परियोजनाओं के विवरण को जानता हो जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वह व्यक्ति आप हैं। 1 घंटे में तैयार रहना। कार आपके घर के दरवाजे पर इंतजार करेगी। कुछ उचित पहनना। आदेश उनके सामान्य व्यावहारिक लहजे में दिया गया था जो आपत्तियों को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन आखिरी वाक्य, कुछ उचित पहनना, अपने आप में एक वजन के साथ हवा में तैरता रहा। यह काम के कपड़ों का आदेश नहीं था, यह कुछ ज्यादा व्यक्तिगत था। 1 घंटे बाद प्रिया अपने आप को आईने में देख रही थीं, एक ऐसी भावना के साथ जिसे उन्होंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। उन्होंने एक साधारण सुरुचिपूर्ण काले रंग की पोशाक चुनी थी, जिसे उन्होंने अपने पहले नए वेतन से जल्दी जल्दी खरीदा था, लेकिन कभी पहनने की हिम्मत नहीं की थी। यह उस महिला के कपड़े थे जो अभी भी बनना सीख रही थी। जब कार उनके घर के सामने रुकी तो उन्होंने गहरी सांस ली और नीचे उतरी। एक ही समय में धोखेबाज और दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति महसूस कर रही थीं। रेस्तरां ऐसी जगहों में से था जहां खामोशी मुख्य विलासिता थी। विवेकपूर्ण, सुरुचिपूर्ण, दूरी पर रखी मेजों और एक ऐसी रोशनी के साथ जो अंतरंगता के द्वीप बनाती थी। प्रिया मानसिक रूप से मीटिंग के बिंदुओं की समीक्षा कर रही थीं जब विक्रम का फोन, जो सफेद लिनन के मेजपोश पर था, कंपन किया। उन्होंने संदेश पढ़ा। उनका जबड़ा लगभग अगोचर रूप से कस गया। अप्रत्याशित परिस्थितियां, उन्होंने सूखी आवाज में कहा। साझेदार नहीं आ पाएगा। प्रिया अंत तक पेशेवर, सतर्क हो गईं। नहीं आ रहा। न्यूयॉर्क में खराब मौसम के कारण उनकी उड़ान रद्द हो गई। एक संक्षिप्त खामोशी थी। एक पल के लिए प्रिया ने सोचा कि वे शाम को समाप्त कर देंगे और उन्हें घर ले जाएंगे। एक सामान्य बॉस ऐसा ही करता, लेकिन विक्रम नहीं हिले। उन्होंने फोन उठाया, वेटर को इशारा किया और सबसे अच्छी वाइन की एक बोतल मांगी। फिर वे कुर्सी पर टिक गए और जो नजर उन्होंने उनकी ओर डाली वह अब व्यावसायिक बैठक में सीईओ की नहीं थी। चूंकि हम यहां हैं, उनकी आवाज धीमी, अधिक आमंत्रित करने वाली हो गई। चलो रात का खाना खाते हैं। उनका दिल एक धड़कन चूक गया, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन माहौल पहले ही बदल चुका था। औपचारिकता किसी और तरह के तनाव को जन्म देती हुई विलीन हो गई। बातचीत पेशेवर तरीके से शुरू हुई, जैसा कि सुरक्षित था। उन्होंने परियोजनाओं, रणनीतियों, बाजार के बारे में बात की। लेकिन जैसे जैसे शराब परोसी गई और रात आगे बढ़ी, स्क्रिप्ट बिखरने लगी। उन्होंने विश्वविद्यालय में उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा, एक परोपकारी के रूप में नहीं, बल्कि विषयों, प्रोफेसरों, कठिनाइयों के बारे में वास्तविक जिज्ञासा के साथ। उन्होंने शराब और आरामदायक माहौल के प्रभाव में खुद को अधिक स्वतंत्र महसूस करते हुए अधिक विस्तार से जवाब दिया। संख्याओं के प्रति अपनी जुनून, प्रबंधन के तर्क को प्रकट किया। और तब बिना किसी चेतावनी के उन्होंने कंपनी के बारे में नहीं, बल्कि खुद के बारे में बात की। ये टुकड़े थे, एक पहेली के टुकड़े जिसे वे शायद ही कभी दिखाते थे। उन्होंने अपने साधारण बचपन, गलियों में अपनी जवानी के बारे में बताया,
जहां उन्हें मुट्ठियों से तेज होना पड़ता था, वह तीव्र महत्वाकांक्षा जिसने उन्हें कम उम्र से ही प्रेरित किया था। उनकी कहानी में कोई नाटकीयता या सहानुभूति की तलाश नहीं थी। यह बस एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसने जीवन ने उन्हें जो उपकरण दिए थे उनसे खुद को बनाया था। प्रिया मंत्रमुग्ध होकर सुनती रहीं, यह देखती रहीं कि सीईओ की परतें कैसे उतर रही थीं, जिससे उनके नीचे का आदमी उजागर हो रहा था। एक ऐसा आदमी जिसकी जटिलता और अकेलेपन की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब उन्हें एहसास हुआ तो रेस्तरां लगभग खाली था। रात एक पल में बीत गई थी। घर वापस जाने का रास्ता पिछले सभी रास्तों से अलग था। खामोशी अब अंतरंग थी, उन शब्दों से भरी हुई थी जो कहे गए थे, उन कहानियों से जो साझा की गई थीं। जब कार उनके घर के सामने रुकी तो प्रिया ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए मुड़ी, लेकिन शब्द अनुचित लग रहे थे। शाम के लिए धन्यवाद राठौर साहब, यह अप्रत्याशित था। उनकी नजर उनके चेहरे पर पड़ी। स्ट्रीट लाइट से धीरे से रोशन, अप्रत्याशित दिलचस्प निकला। उनकी आवाज धीमी हो गई। इससे पहले कि वे समझ पाती कि क्या हो रहा है, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उनका हाथ पकड़ लिया। त्वचा से त्वचा का संपर्क बिजली के झटके जैसा था। उन्होंने उसे नहीं दबाया, बस उसे पकड़ लिया, अपने अंगूठे से पीठ पर धीरे धीरे गोले बनाते हुए। फिर वे झुके और धीरे से उनके पोरों को चूमा। यह हावभाव इतना अप्रत्याशित, इतना शिष्ट और एक ही समय में इतना अंतरंग था कि प्रिया की सांसें अटक गईं। मैं आपके साथ अन्य अवसरों पर रात का खाना खाना चाहूंगा, प्रिया, उन्होंने फुसफुसाते हुए जारी रखा। लेकिन अगली बार सीधे निमंत्रण के साथ, रद्द हुई बैठक के तात्कालिकता के रूप में नहीं। उनका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। वे अभी भी उनका हाथ पकड़े हुए थे। उनकी नजर गंभीर, सीधी हो गई, और इससे पहले कि वे गलत समझती, उनकी आवाज आधा स्वर नीचे हो गई, अधिक तनावपूर्ण हो गई। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी स्थिति के दबाव या किसी बाध्यता की भावना के कारण स्वीकार करें, और सबसे बढ़कर मैं नहीं चाहता कि आप यह सोचें कि पदोन्नति, छात्रवृत्ति, यह सब आपका फायदा उठाने का एक तरीका था। हर शब्द कठोर ईमानदारी से भरा हुआ था। मैंने आपको पदोन्नत किया क्योंकि आप बर्बाद होने के लिए बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपकी क्षमता मेरी कंपनी के लिए एक संपत्ति है। यह एक व्यावसायिक तथ्य है। उन्होंने एक ठहराव लिया। उनकी नजर उन पर जल रही थी। वह आदमी जो आपको अब रात के खाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, वह आपका बॉस नहीं है। वह आदमी है जिसने पिछले कुछ घंटे आपकी बातचीत, आपकी ताकत, आपकी कहानी से मोहित होकर बिताए हैं। ठीक वही आदमी उस दफ्तर से बाहर आपको बेहतर जानना चाहता है। निर्णय हमेशा की तरह आपका है। प्रिया ने उस हाथ की ओर देखा जिसने उनका हाथ पकड़ रखा था, उस गंभीर और कमजोर चेहरे की ओर जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर्वशक्तिमान विक्रम सिंह राठौर उन्हें शक्ति सौंप रहे थे, चुनने का अधिकार। वे उनके लिए जोखिम उठा रहे थे जो हमेशा अचूक लगते थे। उनकी कितनी कमजोरी उस व्यक्ति के बारे में हमारी धारणा को पूरी तरह से बदल सकती है। उन्होंने गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को नई बहादुरी से भर लिया। उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया, इसके बजाय उनकी उंगलियां उनके चारों ओर हल्के से कस गईं। मुझे लगता है, उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ निकली, कि मैं भी उस आदमी को बेहतर जानना चाहती हूं। धीरे धीरे एक सच्ची और निहत्थी मुस्कान ने अंततः विक्रम के चेहरे को रोशन कर दिया। यह एक लंबी रात के बाद सूरज के उदय को देखने जैसा था। तो मुझे विक्रम कहो, उन्होंने एक ऐसी गर्मी से भरी आवाज में कहा जिसने उन्हें घेर लिया। उन्होंने दोहराया, विक्रम। यह उनके होंठों पर अजीब और साथ ही सही लग रहा था। उन्होंने फिर से उनका हाथ अपने होंठों पर रखा, लेकिन इस बार चुंबन ज्यादा लंबा था। कल रात 8 बजे मैं तुम्हें यहां से लेने आऊंगा, उन्होंने फुसफुसाया। उन्होंने अंततः उनका हाथ छोड़ दिया। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, विक्रम। जब प्रिया कार से निकलीं और अपनी इमारत की ओर बढ़ीं, तो उन्हें अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस नहीं हुई। वे एक नए और डरावने क्षेत्र में तैर रही थीं। बॉस गायब हो गया था और उसकी जगह एक आदमी आ गया था, अपनी सारी जटिलता और गहराई के साथ, जिसने अभी अभी उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया था। अगले दिन दफ्तर एक वास्तविक अग्नि परीक्षा बन गया। माहौल जानबूझकर सामान्यता और स्पष्ट तनाव का मिश्रण था। प्रिया और विक्रम ने एक त्रुटिहीन, लगभग अतिरंजित व्यावसायिकता के साथ व्यवहार किया। बैठकें हुईं, रिपोर्टें जारी की गईं, निर्णय लिए गए, लेकिन सतह के नीचे रात 8 बजे की प्रत्याशा का एक बिजली का प्रवाह दौड़ रहा था। हर आदान प्रदान, हर नजर, चाहे कितनी भी क्षणिक क्यों न हो, एक खामोश, उलटी रिपोर्ट थी। अधिक चौकस पर्यवेक्षकों के लिए गतिशीलता अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई थी। वे अब बॉस और सहायक नहीं थे। वे 2 लोग थे जो एक रहस्य रख रहे थे, जो जल्द ही सामने आने वाला था।
ठीक 8 बजे जब उन्होंने अपनी कार उनके घर के सामने रोकी तो प्रिया ने वही भावना महसूस की जो पिछली रात थी, लेकिन अब एक प्यारी उम्मीद के साथ मिश्रित। उन्होंने उन्हें किसी महंगे और अवैयक्तिक रेस्तरां में नहीं ले गए। इसके बजाय वे शहर के एक पुराने पड़ोस में गए और एक छोटे आकर्षक इतालवी ट्रेटोरिया के सामने रुक गए। एक ऐसी जगह जहां चेकर्ड मेजपोश, ईंट की दीवारें और हवा में ताजी रोटी की महक थी। जब मैंने अभी शुरुआत की थी तब मैं यहां आता था, उन्होंने स्वीकार किया, जबकि मालिक ने उन्हें नाम से बधाई दी। यह एकमात्र जगह थी जहां मैं सैंडविच से ज्यादा कुछ खा सकता था, लेकिन खाना इतना अच्छा था कि मैंने कभी आना नहीं छोड़ा। यह हाव भाव महत्वपूर्ण था। वे उन्हें अपनी शक्ति और विलासिता की दुनिया में नहीं देख रहे थे। वे अपने अतीत का एक हिस्सा, अपनी जड़ों का एक हिस्सा साझा कर रहे थे। शाम इतनी आसानी से बीत गई कि प्रिया डर गईं। उन्होंने काम के बारे में बात नहीं की, उन्होंने सपनों के बारे में बात की, उन किताबों के बारे में जो उन्हें पढ़ना पसंद थीं, उन यात्राओं के बारे में जो वे करना चाहते थे। उन्होंने अपने प्रांत में छूटे परिवार के लिए अपनी पुरानी यादें बताईं, और उन्होंने एक बॉस की दूरी से नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की सहानुभूति से सुना जो अकेलापन भी जानता था। बदले में उन्होंने दफ्तर में गंभीरता की परतों के नीचे छिपे एक सूखे और सूक्ष्म हास्य की खोज की। प्रिया को इतनी ईमानदारी से और मुक्त होकर हंसते हुए सुनकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने लंबे समय से ऐसा नहीं किया था। घर जाते समय बातचीत शांत हो गई, लेकिन यह एक आरामदायक खामोशी थी, नई मिली निकटता से भरी हुई। इस बार जब उन्होंने कार रोकी तो विक्रम ने इंतजार नहीं किया। वे उनके साथ उतरे और उन्हें इमारत के दरवाजे तक ले गए। वेस्टिबुल की हल्की रोशनी ने उन्हें घेर लिया, केवल उन दोनों के लिए एक दुनिया बना दी। आज रात के लिए धन्यवाद विक्रम, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, उन्होंने सामान्य से धीमी आवाज में जवाब दिया। वे एक कदम और पास आए, उनके बीच की दूरी को कम करते हुए। हवा भारी, उम्मीद से घनी हो गई। उनका हाथ ऊपर उठा और उनके चेहरे को छुआ। अंगूठा उनकी गाल पर कोमलता से सहलाया। उनकी सांसें अटक गईं। उनकी नजर गहरी, तीव्र थी। एक खामोश सवाल। वे उन्हें फिर से पसंद चुनने का मौका दे रहे थे। यह देखकर कि वे पीछे नहीं हट रही थीं, कि उनकी आंखें नहीं हट रही थीं। वे झुके। चुंबन पहले धीमा, कोमल था, होंठों का एक स्पर्श जो पहचान, पुष्टि था। फिर जो तीव्रता वे नियंत्रित कर रहे थे वह फूट पड़ी। चुंबन गहरा हो गया, आक्रामक नहीं, बल्कि एक नियंत्रित जुनून के साथ जो हफ्तों की दबी हुई इच्छा की बात करता था। उनका दूसरा हाथ उनकी कमर पर आ गया, उन्हें और करीब खींचता हुआ, और प्रिया उस पल में खो गईं। उनके हाथ उनकी छाती पर चढ़ गए, यह महसूस करते हुए कि उनका दिल भी उनके जैसा ही अनियमित रूप से धड़क रहा था। यह कोई जल्दबाजी का चुंबन नहीं था, यह एक बातचीत थी, एक वादा था। जब वे अंततः अलग हुए, हांफते हुए, माथे एक दूसरे से चिपके हुए, दोनों जानते थे कि आखिरी दीवार ढा दी गई थी। हर दिन तुम्हारी खुशबू महसूस करना और यह ढोंग करना कि मुझे इसकी इच्छा नहीं है, मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने उनके होंठों के खिलाफा फुसफुसाया। प्रिया मुस्कुराई, एक कांपती हुई और खुश मुस्कान। तो शायद तुम्हें ढोंग करना छोड़ देना चाहिए। उनकी दिनचर्या रोजमर्रा की चीजों और चुराए गए पलों के धागों से बुनी हुई थी। रात के खाने सप्ताह का मुख्य कार्यक्रम बन गए। बातचीत तुच्छ से लेकर गहरी तक बहती रही, एक सहजता के साथ जिसने दोनों को डरा दिया। दफ्तर में व्यावसायिकता की दीवार अभी भी खड़ी थी, लेकिन यह कांच की दीवार थी। हर कोई इसे देखता था, लेकिन कोई भी इस पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करता था। प्रिया की विक्रम के बगल में उपस्थिति अब आश्चर्य नहीं थी, यह एक तथ्य था। ताकतों की नई व्यवस्था ने जहर को शांत कर दिया था, और विक्रम, एक ऐसा आदमी जो हमेशा सीधी रेखाओं में चलता था, खुद को एक नए क्षेत्र में पाया। निकटता की भाषा सीख रहा था, एमपी सीखा। बोर्डरूम के पार मुस्कानों का आदान प्रदान, ऐसी नजरें जो बाद में होने वाली बातचीत का वादा करती थीं। एक सुबह प्रिया कार्यकारी फर्श के गलियारे में दस्तावेज लगा रही थीं, जब उन्होंने पास आते कदमों की आवाज सुनी। प्रिया मुड़ी। यह वित्त विभाग के युवा विश्लेषकों में से एक था, एक लड़का जिसे प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी माना जाता था। वह कुछ कदम दूर एक शिष्ट और प्रशंसनीय मुस्कान के साथ रुका था। नमस्ते, आप कैसी हैं? उन्होंने वास्तविक रूप से दोस्ताना आवाज में कहा। मुझे पता है कि बहुत समय हो गया है, लेकिन मुझे पदोन्नति के लिए आपको बधाई देने का मौका नहीं मिला था। आप इससे ज्यादा किसी और के हकदार नहीं थीं। आपकी विश्लेषणात्मक क्षमताएं प्रभावित करती हैं। प्रिया ने महसूस किया कि उनका चेहरा हल्का सा लाल हो गया, सच्ची प्रशंसा से हैरान थी। धन्यवाद मार्कोस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना सिर झुकाया।
उन्हें 1 सेकंड से ज्यादा देर तक देखते रहे। वैसे उनकी आवाज एक स्वर नीचे हो गई, ज्यादा व्यक्तिगत हो गई, हालांकि अभी भी सम्मानपूर्ण थी। आप और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। सभी सम्मान के साथ, इस नई स्थिति ने आपको खिलने में मदद की है। उनके चेहरे पर गर्मी बढ़ गई। इससे पहले कि वे विषय को समाप्त करने के लिए एक शिष्ट जवाब दे पातीं, उन्होंने जारी रखा, क्या आप कभी रात का खाना खाना चाहेंगी? यहां से बाहर जाकर तालिकाओं और पूर्वानुमानों के अलावा कुछ और बात करना चाहते हैं? वह जोरदार नहीं था, आक्रामक नहीं था। यह एक स्पष्ट निमंत्रण था, एक सच्ची रुचि थी। एक पल के लिए प्रिया ने अपने पुराने जीवन की गूंज महसूस की। एक ऐसा जीवन जिसमें ऐसा निमंत्रण घबराहट का कारण होता, या कम से कम एक असहज अस्वीकृति का। लेकिन वह महिला नहीं थी। उन्होंने गहरी सांस ली। मार्कोस, मैं निमंत्रण के लिए ईमानदारी से आभारी हूं, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मेरे पहले से ही कुछ वचन हैं। एक छोटा ठहराव, लगभग शर्मीला, लेकिन एक ऐसी खुशी से भरा जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश नहीं की। दरअसल मेरा एक बॉयफ्रेंड है। उनके पीछे गलियारे में कुछ कदम दूर, दरवाजे के कोने में अदृश्य, विक्रम सिंह राठौर ने अभी अभी हर शब्द सुना था, और उनके चेहरे पर जो धीमी संतुष्ट मुस्कान आई थी, वह पूरी तरह से स्वामित्व वाली थी। ठीक उसी पल वे अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकले, अपनी हमेशा प्रभावशाली उपस्थिति के साथ उनकी ओर बढ़ते हुए। शुभ प्रभात, उनकी आवाज ने विश्लेषक को चौंका दिया और वह मुड़ गया। मुस्कान तुरंत गायब हो गई। प्रिया ने महसूस किया कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। राठौर साहब, लड़का बड़बड़ाया, लगभग अनसुना। विक्रम ने बस एक ठंडी और तिरस्कारपूर्ण मुद्रा के साथ सिर हिलाया, इससे पहले कि वे अपना पूरा ध्यान प्रिया पर केंद्रित करें। मुझे आपको तुरंत अपने दफ्तर में चाहिए। लहजा तटस्थ, पेशेवर था, लेकिन उसमें अंतर्निहित धाराएं महसूस की जा सकती थीं। कुछ ऐसा जिसे प्रिया समझ नहीं पाई। उन्होंने बस इसे महसूस किया और उनका पीछा किया। युवा विश्लेषक की नजर अपनी पीठ पर और विक्रम की शक्ति का वजन अपने सामने महसूस करते हुए। जैसे ही दफ्तर का दरवाजा बंद हुआ, उन्हें दुनिया से अलग करते हुए खामोशी का वजन बदल गया। विक्रम अपनी डेस्क पर नहीं गए। वे दरवाजे की ओर मुंह करके उस पर झुके हुए थे, हाथ बांधे हुए, उन्हें उस बहुत चौकस नजर से देख रहे थे। आपने अवांछित फ्लर्ट को सराहनीय शिष्टता के साथ दूर करना सीख लिया है, उन्होंने अपनी आवाज में व्यंग्य के साथ कहा। प्रिया हैरान और थोड़ी शर्मिंदा होकर पलकें झपकाईं। क्या आपने सुना? उनके होंठों के कोने पर एक मुस्कान कांपी जो उन्होंने पहले देखी थी, अब उनके लिए खुली हुई थी। काफी। उन्होंने अपनी बाहें खोलीं और उनकी ओर एक कदम बढ़ाया, धीमा, शिकारी। लेकिन आपने एक गलती की, प्रिया। मुझे लगता है कि गलती कुछ हद तक मेरी है। उनका दिल एक धड़कन चूक गया, उनका पेट ऐंठा। गलती? मैं समझ नहीं रही। उनकी नजर और भी ज्यादा तीव्र हो गई। व्यंग्य गायब हो गया और उसकी जगह एक भारी गंभीरता आ गई। जो शब्द आपने इस्तेमाल किए, बॉयफ्रेंड, यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे लगा कि उन्होंने उन्हें धीमी और दृढ़ आवाज में रोका। हर शब्द एक जुड़ाव की घोषणा थी। बॉयफ्रेंड, यह कमजोर है, अस्थायी है। इसका मतलब है कि आप परीक्षण अवधि में हैं। इसका मतलब है कि आप अन्य प्रतिभाशाली विश्लेषकों के लिए रात के खाने पर आमंत्रित करने के लिए उपलब्ध हैं। खामोशी घनी भरी हुई थी। उन्होंने एक कदम और पास बढ़ाया। उनका शरीर अब उनके शरीर से कुछ सेंटीमीटर दूर था। और आप, प्रिया शर्मा, उपलब्ध नहीं हैं। आप परीक्षण अवधि में नहीं हैं। आप मेरी हैं। और मुझे यह विचार पसंद नहीं है कि इस कंपनी में या इस दुनिया में कोई भी यह सोचे कि उनके पास कम से कम एक मौका भी है। उनकी सांस गले में अटक गई। उनकी नजर नहीं हिली। जो न्यूनतम मैं स्वीकार करूंगा, ताकि सभी के लिए बिल्कुल स्पष्ट हो, वह मंगेतर की स्थिति है। उनकी दुनिया हिल गई। आश्चर्य इतना तेज था कि वे पलक भी नहीं झपका पाईं। क्या आप मुझसे शादी का प्रस्ताव रख रहे हैं? उन्होंने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाया। जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के आया, एक निर्विवाद तथ्य की तरह। हां विक्रम, यह बहुत जल्दी है। उन्होंने अपनी नजर हटाए बिना हल्का सा सिर हिलाया। मुझे तुम्हारे बारे में वह सब कुछ पता है जो मुझे जानने की जरूरत है, प्रिया। और तुम इस दुनिया में एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो मेरे घावों को जानती है, उन गलियों की कहानी जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। उनकी आवाज आधा स्वर नीचे हो गई, ज्यादा कमजोर, ज्यादा ईमानदार हो गई। अगर तुम्हें गति की चिंता है या यह है कि मैं तुमसे कुछ ऐसा उम्मीद कर रहा हूं जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो,
तो चिंता मत करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब एक महिला इसके लायक होती है, उन्होंने अपना हाथ उठाया और उनके चेहरे को सहलाया। उनके स्पर्श से एक गर्म लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं बस चाहता हूं कि हर कोई जाने, तुम्हें भी शामिल करते हुए, कि तुम कोई सनक नहीं हो, तुम कोई संयोग नहीं हो, तुम एक चुनाव हो। प्रिया के रोके हुए आंसू फूट पड़े। भावनाएं बहुत तेज, बहुत ज्यादा थीं। यह उससे कहीं ज्यादा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और यह वह थीं जिन्होंने अंतिम दूरी तय की। वे उनकी बाहों में झूल गईं और एक जुनूनी और जोरदार चुंबन में खो गईं। एक चुंबन जिसने न केवल सगाई को, बल्कि अनिश्चितता से भरे जीवन के अंत को भी सील कर दिया। विक्रम ने उन्हें कसकर गले लगाया। उनका जुनून उनके जुनून से कम नहीं था, और नियंत्रण अंततः भावना के सामने झुक गया। उनकी नजर गहरी हो गई। जब वे झुके, जानबूझकर अपनी नाक को उनके बालों से छूते हुए, उन्होंने धीरे धीरे सांस ली, जैसे कि अब इसे छिपाना जरूरी नहीं था। उनकी आवाज धीमी और भारी निकली। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें इतना करीब रखना अनुचित है। उनके बालों में एक और हल्का स्पर्श, तुम्हारी खुशबू महसूस करना और एक धैर्यवान सज्जन की तरह व्यवहार करते रहना मुश्किल है। उनका दिल गुस्से से धड़क रहा था, लेकिन उनके होंठों पर जो मुस्कान आई वह हल्की, लगभग उत्तेजक थी। तो उन्होंने फुसफुसाया, अभी भी बहुत करीब। मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द एक तारीख तय करनी चाहिए। एक पल के लिए विक्रम, वह आदमी जिसे शायद ही कभी अप्रस्तुत पकड़ा जा सका, ऐसा करने के खतरनाक करीब था। 2 महीने बाद उनकी शादी हो गई। किसी आलीशान चर्च में नहीं, बल्कि उनके दोनों के घर के बगीचे में एक साधारण समारोह में, सच्चे दोस्तों और परिवार के एक छोटे समूह से घिरे हुए। उनके जीवन ने एक शांत और ठोस खुशी हासिल कर ली। लेकिन दफ्तर में उस चुंबन का वादा, उस जुनून का वादा जिसे अंततः मौजूद रहने की अनुमति दी गई थी, अभी भी हवा में तैर रहा था। सही रात का इंतजार कर रहा था, और वह रात हनीमून के दौरान एक अलग बंगले में आई, जहां एकमात्र गवाह समुद्र की गड़गड़ाहट थी। कमरा एक हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। प्रिया खिड़की के पास खड़ी थीं, सितारों को देख रही थीं। उनका दिल भावना और कंपन के मिश्रण से धड़क रहा था। विक्रम पीछे से आए, अपनी बाहों से उनकी कमर को घेरते हुए और अपनी ठोड़ी उनके कंधे पर टिकाते हुए। सुंदर, उन्होंने उनके कान के पास भारी आवाज में फुसफुसाया। वे उनकी बाहों में मुड़ी और उनकी आंखें धुंधली रोशनी में मिलीं। उनकी नजर एक सवाल थी, क्या तुम अभी भी धीरे चलना चाहती हो? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, उस महिला से किए गए वादे का सम्मान करते हुए जो फिर से भरोसा करना सीख रही थी। प्रिया मुस्कुराईं, प्यार और विश्वास से भरी एक मुस्कान। उन्होंने अपना हाथ उनके चेहरे पर रखा, उनके जबड़े की रेखा को सहलाते हुए। आपके साथ, विक्रम, उन्होंने फुसफुसाया। मुझे अब कहीं भी जाने से डर नहीं लगता। यही सब उन्हें सुनने की जरूरत थी। जो चुंबन आया, वह पिछले सभी चुंबनों से अलग था। अब कोई बाधाएं नहीं थीं, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, केवल पूर्ण समर्पण था। वे उन्हें बिस्तर पर ले गए। हर स्पर्श श्रद्धा थी, हर चुंबन आराधना। उनकी रात बेलगाम जुनून का विस्फोट नहीं थी, बल्कि 2 आत्माओं का एक धीमा और गहरा अन्वेषण थी, जो अंततः बिना कवच के मिल रही थी। उन्होंने खोजकर्ता के धैर्य के साथ उनके शरीर की बनावट का अध्ययन किया। उन्होंने उनकी ताकत के नीचे छिपी कोमलता की खोज की। यह खोजों की एक रात थी, त्वचा पर लिखे वादों की, एक अंतरंगता की शुरुआत जो उन्हें हमेशा के लिए उन प्रतिज्ञाओं से परे जोड़ देगी जो उन्होंने की थीं। उस रात निर्मम निदेशक और लचीली सफाईकर्मी गायब हो गए। उनकी जगह केवल एक पुरुष और एक महिला बचे, नग्न शरीर और आत्माएं जिन्हें अंततः घर मिल गया था। अगली सुबह अलार्म घड़ी की आवाज से या एजेंडे की हड़बड़ी से शुरू नहीं हुई। यह धीरे धीरे पर्दों से छनकर आती सूरज की रोशनी से शुरू हुई, किनारे से टकराती लहरों की गड़गड़ाहट से, और उनके बगल में एक गर्म और परिचित शरीर की भावना से। प्रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जैसा पहले कभी नहीं था वैसा प्यार महसूस कर रही थीं। विक्रम अभी भी सो रहे थे। उनका चेहरा शांत था। दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने जो नियंत्रण का मुखौटा पहन रखा था, उससे रहित था। पहली बार वे उन्हें बिना किसी जल्दबाजी, बिना किसी डर के देख सकती थीं। उन्होंने भौं के ऊपर एक छोटा, लगभग अगोचर निशान देखा, उन गलियों के अतीत का निशान जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने देखा कि उनकी गहरी पलकें त्वचा पर कैसे टिकी थीं। उस पल वे सीईओ नहीं थे, वे निर्मम संरक्षक नहीं थे, वे बस विक्रम थे, उनके आदमी। स्वामित्व की एक कोमल और उग्र भावना ने उन्हें भर दिया। वे उनके थे, ठीक वैसे ही जैसे वे उनकी थीं, वास्तव में इतना सरल और इतना भारी, जैसे कि उन्होंने उनकी नजर महसूस की हो। वे हिल गए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहला, शुभ प्रभात।
एक लंबा और आलसी चुंबन था। उन लोगों का चुंबन जिन्हें कोई जल्दी नहीं थी, जिनके पास पूरा जीवन पड़ा था। पिछली रात की अंतरंगता सुबह की सहजता में बदल गई, उस सामान्यता में जो हमेशा से मौजूद लगती थी। जुनून अभी भी वहां था, सतह के नीचे एक गर्म कोयला, लेकिन अब एक गहरी कोमलता के साथ, एक ऐसी साजिश के साथ जो उनके प्यार का सच्चा आधार था। हनीमून का बाकी हिस्सा उनके बुलबुले में बीता, केवल उन दोनों के लिए एक दुनिया, ईमेल, रिपोर्टों और दूसरों की नजरों से दूर। ठीक वहीं, उस आश्रय में वे वास्तव में एक परिवार बन गए। काम की दिनचर्या में वापसी एक परीक्षा थी, अब उन्हें कैसे देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने जो बदलाव पाया वह पूर्ण और निश्चित था। अब कोई प्रिया को तिरस्कार या संदेह से देखने की हिम्मत नहीं करता था। वे अब सफाईकर्मी से सहायक बनी हुई नहीं थीं, वे प्रिया सिंह राठौर थीं, अध्यक्ष की पत्नी, एक ऐसी आकृति जो अपने आप में सम्मान प्रेरित करती थी। लेकिन प्रिया की असली ताकत अब उस उपनाम से नहीं आती थी जो वे पहनती थीं, यह अंदर से आती थी। इसका प्रमाण एक दिन कार्यकारी फर्श के गलियारे में आया। एक कोने से मुड़ते ही वे कॉफी शॉप वाली महिला से आमने सामने मिलीं, वही जिसने उन्हें अपमानित और उकसाया था। कर्मचारी जम गई, उनके चेहरे पर घबराहट झलक रही थी। वे स्पष्ट रूप से भागने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन प्रिया ने उन्हें वह मौका नहीं दिया। वे रुक गईं और उन्हें देखा, गुस्से या श्रेष्ठता से नहीं, बल्कि शांत शांति से। शुभ प्रभात, संध्या, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। दूसरी महिला कागज की तरह पीली पड़ गई। दे, शुभ प्रभात राठौर साहब, क्षमा करें, मैं। चिंता मत करो। प्रिया ने उन्हें रोका और उनकी आवाज की कोमलता किसी भी डांट से ज्यादा निहत्थी करने वाली थी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ऐसी बातें याद रखते हैं। जो हुआ वह हुआ। कर्मचारी उन्हें अपने चेहरे पर उलझन और शर्म से लड़ते हुए देख रही थी। प्रिया ने उस परिपक्वता के साथ जारी रखा जिसने पहले से ही कहीं अधिक गंभीर लड़ाइयां जीती थीं। हम सभी यहां अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी शामिल करते हुए। शायद हमें उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। उन्होंने जवाब का इंतजार नहीं किया, बस हल्का सा मुस्कुराई और अपना रास्ता जारी रखा। महिला को पूरी तरह से भ्रमित छोड़ दिया। प्रिया को अब विक्रम की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। उन्हें अपनी आवाज मिल गई थी। उनकी गरिमा उनकी क्रोध की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार थी। शादी के कई महीनों बाद उनके जीवन ने एक शांत और ठोस खुशी हासिल कर ली। घर, जो पहले सिर्फ एक परियोजना था, अब हंसी और ताजी कॉफी की महक से भरा एक सच्चा घर था। प्रिया ने पाठ्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ विश्वविद्यालय पूरा किया और विक्रम के समर्थन से कंपनी के एक नए विस्तार परियोजना में एक कार्यकारी भूमिका संभाली। सभी को एक बार और साबित कर दिया कि उनकी पदोन्नति विशेष रूप से उनकी शानदार बुद्धिमत्ता के कारण हुई थी। विक्रम अपनी ओर से काम पर एक निर्मम नेता बने रहे, लेकिन उन्होंने घर की दहलीज के दूसरी ओर साम्राज्य को छोड़ना सीख लिया था। एक रात जब वे सोफे पर आराम से बैठे थे, उनका सिर उनके सीने पर था, उनके हाथ उनके बालों से लापरवाही से खेल रहे थे। प्रिया ने आह भरी। जानते हो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है आपने मेरे लगभग सभी सपने पूरे कर दिए हैं। विक्रम, जो लगभग सो गए थे, ने अपनी आंखें खोलीं। शब्दों ने उन्हें लगभग तुरंत जगा दिया। वे उन्हें आंखों में देखने के लिए थोड़ा हट गए। लगभग, उन्होंने शांत लेकिन तेज लहजे में दोहराया। लगभग कैसे? क्या कमी है? प्रिया ने अपने होंठ काटते हुए हिचकिचाई। यह एक गलती थी। उनकी नजर तीव्र हो गई, वही नजर जिसे वे इतनी अच्छी तरह जानती थीं, एक ऐसे आदमी की जो समस्या को हल किए बिना नहीं रुकता। उन्होंने 2 उंगलियों से उनकी ठोड़ी ऊपर उठाई, उन्हें आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। तुम जानती हो कि अगर तुम्हारे ब्रह्मांड में कुछ भी कमी है प्रिया, तो मैं उसे खोजने और तुम्हारे हाथों में रखने तक नहीं रुकूंगा। तो मुझे बताओ। उन्होंने गहरी सांस ली। अपनी स्वीकारोक्ति की कमजोरी के कारण उनका दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस किया। मैं हमेशा मां बनना चाहती थी। उनकी आवाज और भी धीमी हो गई। लेकिन मुझे पता है कि अभी बहुत जल्दी है। हमारी अभी अभी शादी हुई है। जीवन अब इतना अच्छा है। वे वाक्य पूरा नहीं कर सकीं। विक्रम ने उन्हें एक गहरे, गर्म, एक दृढ़ संकल्प से भरे चुंबन से चुप करा दिया, जिसने उनकी सांसें रोक दीं। जब वे अलग हुए, अभी भी माथे एक दूसरे से चिपके हुए थे, तो उनकी आवाज धीमी और भावना से भरी थी। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मुझे तुम्हारे साथ एक परिवार बनाने से ज्यादा इच्छा हो। यह जल्दी नहीं है, यह सही समय है। उनकी उंगलियां उनके चेहरे पर नाजुक कोमलता से घूमी। तुम्हारी इच्छा को एक आदेश समझो, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की भविष्य की मां।
हमारी खुशी को कभी इंतजार करने के लिए नहीं बनाया गया। हालांकि अगले महीने एक अलग चुनौती लेकर आए। गर्भावस्था, जिसकी उन्हें उम्मीद थी कि आसानी से आ जाएगी, वह बस नहीं आई। हर गुजरता महीना, हर नकारात्मक परिणाम निराशा का एक छोटा सा चुभन था। प्रिया ने हिम्मत नहीं हारने की कोशिश की, बढ़ती हताशा को छिपाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम इसे देखते थे। वे हमेशा इसे देखते थे और निराश होने के बजाय उनकी चट्टान बन गए। उन्होंने उन्हें खुद को दोष देने से मना किया, सबसे कठिन दिनों में घर को फूलों से भर दिया और रात में उन्हें गले लगाते थे जब उदासी उन्हें घेरने की धमकी देती थी। हम इसमें साथ हैं, वे दोहराते थे, यह अपने समय पर होगा। और यह एक साधारण सुबह को हुआ जो कुछ भी विशेष नहीं लग रही थी। दुनिया बदल गई। विक्रम अपने दफ्तर में एक वीडियो कॉल में डूबे हुए थे जब प्रिया अंदर आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उनके डेस्क पर एक फोल्डर रखा और वहीं खड़ी रहीं, अपने हाथ अपने सामने बांधे हुए। उनका चेहरा चिंता और उम्मीद का मुखौटा था। उत्सुक होकर उन्होंने कॉल समाप्त की और फोल्डर खोला। अंदर कोई रिपोर्ट नहीं थी, केवल एक कागज का टुकड़ा था। प्रयोगशाला विश्लेषण। उन्होंने पहली पंक्ति पढ़ी, दूसरी, फिर उनकी नजर परिणाम पर टिकी। सकारात्मक। समय थम गया। हवा उनके फेफड़ों से बाहर निकलती हुई लग रही थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें उनकी ओर उठाईं। वे पहले ही रो रही थीं। उनके चेहरे पर एक कांपती हुई मुस्कान के साथ खामोश आंसू लुढ़क रहे थे। उन्होंने बस महसूस किया था, हाँ, यह सच था। अगले ही पल विक्रम पहले से ही खड़े थे। उन्होंने डेस्क के चारों ओर चक्कर लगाया और उन्हें इतनी ताकत से, अपनी खुशी में इतने हताश होकर गले लगाया कि उन्हें जमीन से उठा लिया। उन्होंने उन्हें चूमा, आंसुओं से नम एक चुंबन, एक शुद्ध और पूर्ण विजय का चुंबन। उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हस्ताक्षरित अनुबंधों में नहीं थी, बल्कि उस छोटे से कागज के टुकड़े में थी। 2 साल बाद बच्चों की हंसी बड़े घर में गूंज रही थी। अगाथा, प्रिया की एक छोटी सी हूबहू नकल, विक्रम की दृढ़ आंखों के साथ रहने वाले कमरे में कालीन पर रेंगते हुए अपने पिता से भाग रही थी, जो उनका पीछा कर रहे थे। विक्रम सिंह राठौर, वह आदमी जिससे प्रतिस्पर्धी डरते थे, कॉरपोरेट दुनिया के टाइटन, पूरी तरह से आत्मसमर्पित थे। वे राक्षस जैसी आवाजें निकाल रहे थे और एक बच्चे की तरह हंस रहे थे। प्रिया उन्हें रसोई के दरवाजे से देख रही थी और उनका दिल इतना भरा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि वह फटने वाला है। खुशी कोई अंतिम मंजिल नहीं है, यही था। यही पल थे और अंत में सबसे बड़ी उपलब्धि, अतीत के निशानों को भविष्य की नींव में बदलना, जहां प्यार और खुशी अंततः बिना डर के पनप सकें। अपनी बेटी को उस आदमी की बाहों में देखते हुए जो कभी इतना अगम्य लगता था, प्रिया ने समझा। वह छलकी हुई कॉफी, आंख के नीचे वह चोट, सारा दर्द और अपमान अंत नहीं था। यह एक अविश्वसनीय रास्ते की दर्दनाक शुरुआत थी जिसने उन्हें घर पहुंचाया था। और इस बार, हाँ, बिना किसी संदेह के, उनके सभी सपने बिल्कुल वहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था। विक्रम और प्रिया की कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन शायद यह कुछ ऐसा गूंजता है जिसे केवल आप जानते हैं। कितनी बार आपने भी अदृश्य महसूस किया है, उन लड़ाइयों का बोझ ढोते हुए जिन्हें कोई नहीं देखता था। क्या आपको लगा कि एकमात्र रास्ता खामोशी में सहन करना था? प्रिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि आपकी गरिमा पर कभी सवाल नहीं उठाया गया, भले ही उन्होंने उसे मिटाने की कोशिश की हो। सच्ची ताकत कभी कभी किसी को आपकी दरारें देखने और बढ़े हुए हाथ को स्वीकार करने में होती है, भीख के रूप में नहीं, बल्कि प्यार और मूल्यवान होने के आपके वैध अधिकार के रूप में। शायद आपका दर्द अलग है, एक टूटा हुआ दिल, टाल दिए गए सपने, यह भावना कि आपके मूल्य को पहचाना नहीं जा रहा है। लेकिन जो सबक रहता है वह यह है कि आप अदृश्यता से ज्यादा के लायक हैं। आप अपने जीवन में अपने स्वयं के विक्रम के लायक हैं, चाहे वह एक साथी हो, एक दोस्त हो या आपकी अपनी आंतरिक आवाज हो जो आपको देखे और आपकी गलतियों को नहीं बल्कि आपकी विशाल क्षमता को देखे। यह कहानी मूल रूप से आपके बारे में भी है और आपके अपने भाग्य को किसी दिन फिर से लिखने की आपकी बहादुरी के बारे में है। यदि आप इस कहानी के अंत तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरी टीम से हैं। वह टीम जो समझती है कि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा मूल्य वहीं छिपा होता है जहां दर्द होता है। किसी साहसी व्यक्ति के घाव से परे देखने का इंतजार करते हुए विक्रम और प्रिया की कहानी बताती है कि कैसे एक पीड़ा का कार्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन सकता है, जो दर्द को प्यार में और एक अंत को एक नई शुरुआत में बदलने में सक्षम है। और याद रखें, प्यार के पैटर्न चैनल पर यहाँ की सभी कहानियां सावधानी, गहराई और आपके प्रति सम्मान के साथ बनाई गई हैं, जो अंत तक बने रहते हैं। अगली बार तक